पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने सेकेंडरी सेल पढ़ाया था, लीड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। और सेकेंडरी सेल का मतलब हुआ जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं। और कल समझा भी दिया था कि एक अलग टाइप का, एक स्पेशल टाइप का सेल हम लोग को आज पढ़ना है और उसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल कहने से बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंबसन करके हम और कुछ एनर्जी पाते हैं, जैसे मिट्टी तेल, घासलेट, वो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मीथेन गैस फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस एलपीजी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब फ्यूल कहे जाते हैं, जिसको जला के हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, वो कहलाता है फ्यूल। और फ्यूल के में चीनी नहीं आएगा, आप समझ लीजिए। चीनी भी, अब शुगर जो है हमको एनर्जी देता है, लेकिन वो फ्यूल नहीं है, क्योंकि उसको हम जला के, वैसा चीज़ जिसको हम जला के, जो कंबसन के बाद एनर्जी दे हमको, दैट आर द फ्यूल्स। तो वो फ्यूल्स कहलाते हैं। चीनी को जला के एनर्जी नहीं पाया जा सकता है, चीनी को खाते हैं, उसके अंदर वो डाइजेस्ट होता है, उसका रेस्पिरेशन में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो फ्यूल नहीं हुआ। फ्यूल हुआ मिट्टी तेल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी वगैरह वगैरह। तो हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग को आज पढ़ना है फ्यूल सेल, और उस टॉपिक का नाम है फ्यूल सेल। अभी तक जितना भी सेल हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी सेल हो, इन सबों को कन्वेंशनल सेल कहा जाता है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे, जो भी थे, हमको ये इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे सेल जो थे वो कन्वेंशनल सेल कहे जाते हैं। और वो परंपरागत ढंग से बनाए गए हैं, उनका अपना एक इस्तेमाल है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल होता है या कोई सब्सटेंस होता है, जिनका कंजम्पशन हो जाने के बाद वो डेड हो जाते हैं। लेकिन फ्यूल सेल की खास बात है, ये कभी डेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है। मतलब उसमें कोई हम सब्सटेंस को स्टोर करके नहीं रखे हुए हैं, वो सब्सटेंस कंटिन्यूसली उसको सप्लाई किया जाता है, फीड किया जाता है उसमें रिजर्वायर के द्वारा। एक बड़ा सा रिजर्वायर होता है जिससे हम लोग कंटिन्यूसली उसमें वो सब्सटेंस, जो फ्यूल है, जो कैटलिस्ट है, ये हम उसमें फीड करते रहते हैं। तो ये बात है, वहाँ वो कभी डेड नहीं होता है। अगर फ्यूल समाप्त हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, फिर फ्यूल ले आइए, उसको सप्लाई शुरू करिए, फिर से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें एक सबसे बड़ी खास बात हुई कि ये कभी डेड नहीं होगा। एक बार जो सिस्टम हमने खरीद लिया है, बना लिया है या सेटअप इस्टेब्लिश कर लिया है, हम बार बार उसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो सेल फिर से जी उठेगा और इस तरह से हमको एनर्जी देता रहेगा। तो इसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है, फ्यूल सेल का इस्तेमाल। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है फ्यूल सेल में। हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि फ्यूल सेल जो है, इट इज़ a special type of the electrochemical cell, electrochemical cell। स्पेशल टाइप कहने का क्या मतलब है? हम अभी तक जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं, उसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ भी वही बात है, कंबसन रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो कंबसन रिएक्शन से जो हमको एनर्जी मिलती है, हम उस एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वह सेल, वह इक्विपमेंट, वह कहलाता है फ्यूल सेल। उसको कहते हैं हम लोग फ्यूल सेल। तो कंबसन एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, और वही इक्विपमेंट हम लोगों को आज पढ़ना है। कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में। इन फ्यूल सेल, इन दिस फ्यूल सेल, द कंबसन एनर्जी is converted into electrical energy। जो एनर्जी कंबसन से मिलेगा, सपोज कीजिए
कि हमको हाइड्रोजन एक फ्यूल हुआ, इसका कंबशन कराना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो H2O बनेगा, 2H2O, तो ये हो जाएगा 2H2। और इससे जो एनर्जी मिलती है आपको याद होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका -285 किलो जूल मोल इन्वर्स होता है। और यही एनर्जी जो हुआ इसी का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस तरह के सेल को हम लोग कंबशन, ये फ्यूल सेल कहेंगे, क्योंकि इसमें फ्यूल का कंबशन हुआ और उस कंबशन से जो एनर्जी मिली उस एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ। तो हम ये कहेंगे कि दिस वेरी amount of energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसमें एक खास बात है कि इन दिस सेल ए फ्यूल is burnt in the presence of a catalyst और ऑक्सीडाइजर। एक कैटलिस्ट या ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में फ्यूल को जलाया जाता है। एंड देयर इज नो स्टोरेज ऑफ these substances in the fuel cell। ध्यान से समझिए इस सबको, इन द फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल में हम जो सब्सटेंस बताए कि एक फ्यूल होता है, फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर होता है, इसके लिए कोई स्टोरेज रहता नहीं है। ऐसा कोई चैम्बर नहीं है जिसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कोई चैम्बर नहीं होता है। ये होता क्या है कि हम ये जो सब्सटेंसेस हैं, these substances are continuously supplied to the cell। ये कंटिन्यूसली उसमें हम लोग सप्लाई करते रहते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये सेल कभी डेड नहीं होता है। ये कभी हम लोग कहते हैं ना कि सेल डेड हो गया, सेल समाप्त हो गया, वो काम नहीं करेगा, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने वाली है। वो सेल कभी डेड नहीं होगा। हेंस सेल कैन नॉट बी डेड। ये सेल कभी भी डेड नहीं होगा, ये चलता रहेगा। फिर ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा हम फ्यूल उसका सप्लाई चालू कर देंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल आर यूज्ड। जैसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मीथेन, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है C2H6, फ्यूल के रूप में C3H8 etc। ये सब इस्तेमाल किए जा सकता है। आप जानते हैं ना, ये सब फ्यूल है, हाईली कंबसेबल सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये बड़ा आसानी से जलते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ब्यूटेन तो एलपीजी के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। तो ये सब फ्यूल है, इसका इस्तेमाल हम लोग उसमें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल
fuel cell was used in Apollo स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसमें फ्यूल सेल लगाया गया। अभी भी जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं उसमें एनर्जी का जो सोर्स है वो फ्यूल सेल ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वहाँ एक लगा दिया जाता है सिस्टम जो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कंटिन्यूसली उसको मिलता रहता है। और उसमें अपोलो स्पेस प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉट्स भी गए थे, एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री भी गए थे। तो उसके बाद जो रिएक्शन हुआ सेल रिएक्शन, H2 गैस प्लस O2 गैस ये दे रहा है 2H2O गैस लिक्विड। हाँ ठीक है, तो यही जो लिक्विड हुआ, लिक्विड वाटर वाज used for the drinking purpose by astronauts के द्वारा पिया जाता था वो पानी, और इस तरह से उसमें फ्यूल सेल लगाया गया था। तो अलग अलग तरह के फ्यूल सेल हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके कंबसन से जो एनर्जी निकलेगी वह एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। द मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हम लोगों को इसी फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा सा जानना है, और इसी तरह से फ्यूल सेल पे बहुत काम हो रहा है अभी। और फ्यूल सेल में तो ऐसा कि मेटल का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में, जैसे जिंक एयर फ्यूल सेल ZAFC। अमेरिका ने हाल ही में एक नया फ्यूल सेल रिपोर्ट किया है, 83% उसकी एफिशिएंसी है, 83%। आप समझ रहे होंगे कि जहां हमारे कन्वेंशनल सेल या कन्वेंशनल जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी 40 से 50%, 37 to 40%, 50 बहुत ज़्यादा कह दिए, 37 to 40% है। वहीं अगर किसी ऐसे इक्विपमेंट के, ऐसे मशीन की एफिशिएंसी 83% हो जाए तो आप समझ रहे हैं एक रिवॉल्यूशन, क्रांति के जैसा होगा। जबकि लक्ष्य ये है, एम ये है कि फ्यूल सेल का एफिशिएंसी 100% किया जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की 100% एफिशिएंसी हो गई उस दिन थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ फेल हो जाएगा। 100% एफिशिएंसी की कल्पना की जाती है और कहा जा रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि जब 100% एफिशिएंसी वाला फ्यूल सेल बनाया जाएगा। तो अभी तक 83% एफिशिएंसी वाला फ्यूल सेल टेस्टेड है, वो टेस्ट हो चुका है। हम लोगों को इसके बारे में समझना है। ये जो है H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसमें फ्यूल होता है हाइड्रोजन, फ्यूल इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडाइजर जो है वो है ऑक्सीजन। किसी भी फ्यूल सेल में, कोई भी सेल हो, उसमें तो एनोड होगा और कैथोड होगा। तो यहाँ पर इन फ्यूल सेल द इलेक्ट्रोड्स आर पोरस ग्रेफाइट रॉड। पोरस का मतलब छेद वाला, जिसमें छेद हो वैसा ग्रेफाइट का रॉड होता है, जिसमें छेद छोटा छोटा छेद होगा उस ग्रेफाइट के रॉड में। हम एक फिगर उसका ड्रॉ करते हैं, आप उसको समझिए।
इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और वो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है इलेक्ट्रोलाइट और वह इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ग्रेफाइट का रॉड है, पोरस ग्रेफाइट रॉड। इधर से ऑक्सीजन पास कराना है, O2 गैस पास कराना है इधर से, और इधर से हाइड्रोजन गैस पास कराना है, H2 गैस पास कराना है इससे। और ये भी हुआ पोरस ग्रेफाइट रॉड, पोरस ग्रेफाइट रॉड। तो जिधर से हाइड्रोजन पास करा रहे हो वो एनोड होता है और जिधर से ऑक्सीजन पास करा रहे हो वो कैथोड होता है, कैथोड होता है। तो एनोड पर निगेटिव चार्ज होगा निश्चित रूप से, निगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज। ये जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा ही होता है। और इसमें इलेक्ट्रोड पर टू इंक्रीज द reactivity coating of powder of platinum or palladium is done at the electrodes। अब यहाँ देखो इधर से हाइड्रोजन गैस जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस का चैम्बर हुआ ये, और ये ऑक्सीजन गैस का चैम्बर हुआ। तो हाइड्रोजन गैस का चैम्बर जिधर से है वो एनोडिक चैम्बर हुआ और जिधर से ऑक्सीजन गैस जा रहा है वो कैथोडिक चैम्बर हुआ। तो एनोडिक कैथोडिक क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो अभी मैं समझा भी दूंगा कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। तो सब लोग जानते हैं, ये वेल नोन फैक्ट है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कैसे होगा हम अभी आपको दिखाएंगे। और इसमें यहाँ मैंने लिखना है कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। तो देखो हाइड्रोजन है प्लस OH माइनस, ये मिलके बनाएगा H2O। तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, अगर 2 ये भी ले लें तो 2H2O बन जाएगा। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हुआ। रिएक्शन एट कैथोड, ये OH माइनस कहाँ से आया समझ गए होंगे आप, वो इलेक्ट्रोलाइट से आया है। तो O2 गैस है प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये बना देगा OH माइनस। तो 2OH माइनस अगर कर देते हैं 2OH माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन, दो नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देना हो, खैर चलिए तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ तो 4OH माइनस कर दूँगा, तो 4 ऑक्सीजन भी चाहिए और 4 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बैलेंस हो गया। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा निश्चित इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, हो जाने दीजिए। और तब नेट सेल रिएक्शन हम लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। नेट सेल रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, देखो ना 4OH माइनस से 4OH माइनस कट जाएगा, 4H2O से इधर जाएगा तो 2H2 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा
तो बच गया 2H2 प्लस O2 गिव्स, ये उधर जाएगा तो 2H2O, यही नेट सेल रिएक्शन हुआ। और इस नेट सेल रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बना वो वाटर बना, जो एकदम से पोल्यूटेंट नहीं है, और इस तरह से ये फ्यूल सेल हमारा पोल्यूशन फ्री फ्यूल सेल हुआ। इसकी इफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, ये पोल्यूशन फ्री हुआ। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है ये वाटर। ये इसका रिएक्शन हुआ। इसमें कुछ बातें और समझनी है। कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फ्यूल सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस फ्यूल सेल इज 1.23 वोल्ट। आप निकालोगे भी तो निकल जाएगा। 1.23 इसका होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका होगा 0, तो 1.23 वोल्ट इसका सेल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। मतलब इतना पोटेंशियल आपको मिलेगा फ्यूल सेल से, एक फ्यूल सेल से। एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेज ऑफ फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज इसमें हुआ कि पॉल्यूशन फ्री हुआ। ये इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा या वो यूज़फुल होगा, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द बाई प्रोडक्ट of this cell will be not harmful, वो हार्मफुल नहीं होगा। दूसरा, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। The efficiency of the conventional cells is 37 to 40%, but the efficiency of a fuel cell may be up to 83%। अभी तक जो नोन है वो 83% तक। इफ़िशियंसी कैसे निकालोगे? परसेंटेज इफ़िशियंसी किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं हम लोग? जितना वर्क हुआ, वर्क डन बाई टोटल एनर्जी जो दिया, टोटल एनर्जी इंटू 100, यही ना इफिशियंसी निकालोगे। मान लो किसी लेबर को ले आया हो काम करवाने के लिए और उसको 100 रुपया दिया और तुम्हारा काम उसने किया 50 रुपया का, तो उस लेबर की इफिशियंसी 50% हुई। मतलब 50% पैसे का काम वो उसने किया। तो वो हम किसी भी सेल का वर्क डन का मतलब हुआ, आपको पढ़ाए हुए हैं कि वर्क डन का मतलब हुआ डेल्टा जी। यही डेल्टा जी है जिसके कारण वर्क होता है। तो डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, टोटल एनर्जी कितना, डेल्टा एच इंटू 100, और बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है इसका पोटेंशियल 1.23, तो डेल्टा जी बराबर होता है -NFE। एन का वैल्यू हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स, एफ का वैल्यू 96,500, ई का वैल्यू 1.23, तो डेल्टा जी निकल गया। डेल्टा जी और डेल्टा एच का वैल्यू मैंने कहीं लिखा हुआ है -285 किलो जूल मोल इनवर्स, तो भाग दे दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 83% आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 83% होती है। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं आपको कि ये जो फ्यूल सेल है ये बड़ा ही यूजफुल है, बड़ा ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ है ये,
बहुत लोगों का इनोवेटिव आइडिया जिसमें लगा है। और फ्यूचर में जब सारे के सारे रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे तो जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है अवेलेबल गैस, हाइड्रोजन गैस, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और तब हम फ्यूल सेल अनवरत चलाते रहेंगे। तो इसको फ्यूचर के एक ऑप्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। और बहुत सारे फ्यूल सेल बने हैं जिसमें मेटल के जेली का इस्तेमाल किया गया। एक सबसे रिसेंट फ्यूल सेल बताया अभी जिंक एयर फ्यूल सेल ZAFC, उसको अमेरिका ने बनाया हाल ही में और कहता है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और बड़ा सक्सेसफुली उसको कार वगैरह में ऑटोमोबाइल्स वगैरह में लगाया गया है। कार उस फ्यूल सेल से चलता है। तो सक्सेसफुल जिस दिन एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा वो, और उसके बाद एनर्जी का बहुत सारा आप तो नए जनरेशन के, हमारे से पहले वाले जनरेशन में जितनी समस्याएं थी हमारी जनरेशन में उतनी समस्या नहीं रही, और अब आपके जनरेशन में तो और समस्याएं नहीं हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस जो है वो आते जाएंगे और तब उतनी समस्याएं नहीं रह जाएंगी, लाइफ उतना टफ नहीं रह जाएगा। तो खैर जो होगा फ्यूचर में होगा। हम लोगों को ये फ्यूल सेल के बारे में जानना था और मैंने ये समझा दिया आपको कि ये फ्यूल सेल क्या है, कैसे काम करता है, और इसमें हमको हमेशा कंटिन्यूअसली इसके फ्यूल को फीड करना होता है, उसमें उसको सप्लाई करना होता है ताकि एनर्जी चालू रहे। जिस दिन बंद कर दीजिएगा एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर चालू कर दीजिएगा सप्लाई, एनर्जी फिर मिलने लगेगी। तो इस तरह से ये फ्यूल सेल काम करता है और ये फ्यूल सेल के बारे में एक छोटी मोटी जानकारी आपको दिया। अब अगला टॉपिक हम लोगों का है कोरोजन, और अंतिम टॉपिक है वो, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है कोरोजन। अब लोग कोरोजन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कोरोजन जो है, मैं आपको थोड़ी डरा नहीं रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि कोरोजन कुछ दिनों के लिए मेरी पोस्टिंग हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग कॉलेजेज में स्कोप नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वहाँ फिर वो केमिकल इंजीनियरिंग जहाँ होगा IITs वगैरह वहाँ उसका यूज होगा, या जहाँ फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट होता है वहाँ यूज होता है। लेकिन कॉमनली सारे के सारे जो स्ट्रीम वाले होते हैं सबको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स। तो उसमें से एक चैप्टर कोरोजन भी था। वो चैप्टर मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी किताब, लगभग 1200 पेज की किताब केवल और केवल कोरोजन से भरी हुई है। और वो कोरोजन में बहुत सारा मैकेनिज्म, बहुत तरह का मैकेनिज्म कि कोरोजन कैसे होता है। इंजीनियर्स को, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या मैकेनिकल पढ़ते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा उसका नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे सपोज कीजिए कि किसी ने बिल्डिंग डिज़ाइन किया, किसी ने बड़ा सा ब्रिज बनाया, वहाँ कोरोजन कितना कम से कम होगा। आप जानते हैं कि कोरोजन के कारण, जो रस्टिंग जिसको कहते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, बड़ा बड़ा ब्रिज गिर जाता है, लाखों करोड़ों अरबों का लॉस हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए कोरोजन कम किया जाए, कोरोजन न हो, उसको रोका जाए। तो उसके लिए कोरोजन को जानना होगा ना पहले। अगर किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कोरोजन को बड़ा लंबे चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो उतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी ही होगी कोरोजन के बारे में। तो जो टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन देखिए, एक लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज लिटरेचर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि देखो बच्चा, तुम्हारी पढ़ाई जो है वो कोरोड हो गई है, मतलब तुम्हारी पढ़ाई में कोरोजन हो गया है। या ऐसे कहते हैं कि योर हेल्थ इज गेटिंग कोरोडेड, या ऐसे कहते हैं कोरोजन इज टेकिंग प्लेस विथ यू, मतलब आपके किसी चीज़ में कोरोजन हो रहा है। कोरोजन एक बहुत ही बड़ा भास्ट मीनिंग वाला वर्ड है, जिसका सीधा मतलब हम लोग लिटरल मीनिंग समझते हैं डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मतलब कमी। किसी चीज़ में अगर कमी आ गई है तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। पढ़ना कम कर दिया तो पढ़ाई में कोरोजन हो गया, दुबला गए तो हेल्थ में कोरोजन हो गया, खाना पीना घट गया तो उसमें कोरोजन हो गया। जिस चीज़ की बात कीजिए वहाँ कोरोजन हो गया। कोरोजन एक बहुत वास्ट मीनिंग वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिटोरिएशन। किसी भी चीज़ में डिटोरिएशन हो रहा है तो उसको हम कोरोजन कहेंगे।
डिटेरियोरेशन इन एनीथिंग इज कोरोजन। किसी भी चीज में डिटोरिएशन हो तो हम उसको कोरोजन कहते हैं। जनरल यूज में हम लोग कहते हैं कि देखो भाई आपकी पढ़ाई कोरोड हो रही है, आपकी पढ़ाई में कोरोजन हो रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई जो है वो डिटेरियोरेट हो गई है, आपके हेल्थ में कोरोजन हो रहा है, आपके हेल्थ में डिटोरिएशन हो रहा है। तो ये जनरल यूज होने वाला टर्म है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटोरिएशन कोरोजन का यूज करते हैं कि हेयर वी टॉक about deterioration in the surface of reactive metals। कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। चांदी का जो जेवर होता है या चांदी का अंगूठी होता है, देखिएगा धीरे धीरे उसकी चमक समाप्त हो जाती है और फिर उसको सफाई कराना पड़ता है। उसको कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। उसका लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज आल्सो द कोरोजन बट इट्स स्पेशल नेम इज टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। या एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉमनली देखते होंगे, अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश लेयर ओवर कॉपर। तांबे के बर्तन पर ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, अपीयर हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग कोरोजन। या डिके ऑफ टिम्बर, लकड़ी का सड़ जाना, ये भी कोरोजन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है कोरोजन के। एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। लगभग सभी मेटल्स के सरफेस पर कोरोजन होता है, कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल्स को छोड़ के, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब को छोड़ दीजिए तो जितने भी मेटल्स नोन है अभी तक, उनके सभी के सरफेस पर कोरोजन थोड़ा बहुत होता है। तो ये बात भी हम लिख देते हैं, एक्सेप्ट सम नॉन रिएक्टिव मेटल्स कोरोजन takes place at almost all the metals। लगभग सभी मेटल्स के सरफेस पे कोरोजन होता है। कुछ जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, इसको को छोड़ दीजिए तो सबके सरफेस पे कोरोजन होता है। ड्यू टू corrosion there occurs the loss of millions of dollars। बहुत लॉस होता है पूरे वर्ल्ड वाइज, बहुत जान माल की क्षति होती है, कितने लोग मर जाते हैं बिल्डिंग गिर जाने से, और वो बिल्डिंग गिरता क्यों है? कोरोजन के कारण। तो बड़ा लॉस होता है इससे। तो कोरोजन को समझना और कोरोजन को रोकना अब हमारा एक दायित्व बनता है। तो हम कहेंगे कि स्पेशली रस्टिंग किसको कहते हैं? कोरोजन इन आयरन कॉजेज
डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स डैम्स etc। तो रस्टिंग को समझना पहले है और उसी रस्टिंग को रोकना भी है हमको। हम लोग बात करेंगे, अपने आप को सीमित कर लेना है रस्टिंग तक। रस्टिंग तो हम लोगों को पढ़ना है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना, जंग। तो रस्टिंग तो बड़ा कॉमन है, बड़ा ही कॉमन फिनोमेनन, सब जगह दिखता है, सबको दिखता है। घर में खिड़की है, वहाँ रस्टिंग हो जाती है। लोहे का कोई रड छोड़ दीजिए और वहाँ रस्टिंग हो जाएगी। तो कहते हैं कि रस्टिंग इज ए कॉमन फिनोमेनन। रस्टिंग इज द कॉमन फिनोमेनन। कॉमन फिनोमेनन in which the outer surface of iron is eaten up by different atmospheric factors, ध्यान दीजिए, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के द्वारा आयरन के आउटर सरफेस को खा लिया जाता है। ईटेन अप मतलब खा लिया जाता है, तो वो कहलाता है रस्टिंग। रस्ट का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट का केमिकल फार्मूला है Fe2O3 × XH2O। ये है रस्ट का केमिकल फार्मूला। हम इस पर आएंगे भी, कैसे ये बना ये हम आपको दिखाएंगे, इसके मैकेनिज्म पूरा समझाएंगे, तब उसको रोकने का उपाय बताएंगे। और बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाएंगे उसको रोक कैसे सकते हैं। रस्टिंग जो है वो आयरन के रॉड में हो जाता है, आयरन के सीट में हो जाता है। जहाँ कहीं भी अगर ओपन है, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ रस्टिंग होगी। और रस्टिंग होने से वहाँ आयरन का जो सरफेस है वो धीरे धीरे डिप्लीट होगा, पतला होगा, टूट जाएगा वहाँ से। तो ये रस्टिंग कहलाती है। रस्टिंग के बारे में कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। बड़ा ही मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए, हमको मज़ेदार वो सब चीज़ लगता है जो हम पढ़ते हैं और आस-पास में उसको देखते भी हैं। उसका एप्लीकेशन हम अपने आम जीवन में कर सकते हैं। तो वो टॉपिक हमको बड़ा मज़ेदार लगता है, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं उसको। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो रस्टिंग का एक थ्योरी दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब हुआ कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग। कैसे हैं देखेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग, तो रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसकी जवाबदेही जाती है। बड़ा मजा आएगा इसको, ध्यान से समझिए इस मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। और उसके बाद आसपास में जो घटनाएं घटती है, एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा आपके सामने, शीशे की तरह साफ। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग।
देखो पहले हम समझा देते हैं आपको कि आयरन जो है वो 3 तरह का होता है, पिग आयरन, रॉट आयरन और एक स्मेल्टेड आयरन। उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का वो है रॉट आयरन। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का रॉट आयरन। रॉट आयरन में भी 3 से 4% कार्बन होता है, मतलब आयरन अल्ट्रा प्योर नहीं होता, 100% आयरन नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज होती है। तो चाहे जो भी रॉड आप खरीद लीजिए, टाटा का रॉड खरीद लीजिए, छड़ सरिया, उसमें कार्बन होगा, निश्चित रूप से इम्प्योरिटीज के रूप में कार्बन होगा। तो उस कार्बन के होने के कारण देखिए क्या होगा, ड्यू टू अनइवन सरफेस और प्रेजेंस ऑफ impurities in the iron, there occurs the reactivity difference अब पहले हम इसको डायग्राम से समझा देते हैं आपको, फिर इसमें थोड़ी बहुत बात हम लोग करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक आयरन का रॉड है। सपोज कीजिए, थोड़ी देर के लिए मैथ के स्टूडेंट बन जाइए, माना कि यह आयरन का एक रॉड है। इस रॉड में कहीं एक जगह रिएक्टिविटी डिफरेंस के कारण, ड्यू टू reactivity difference the iron loses electrons at any point, किसी खास जगह पर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि जहाँ कार्बन हो और आयरन हो तो ज़्यादा रिएक्टिव निश्चित रूप से आयरन होगा, तो आयरन वहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सपोज कीजिए कि इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये आयरन सॉलिड जो है वो बदल गया आयरन +++2 इलेक्ट्रॉन में। ध्यान दीजिए, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है और किसी दूसरे साइट पे, एट अनदर साइट वेयर देयर इज abundance of oxygen, reduction takes place and this electron is consumed, और यह जो इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दूसरे साइट पर जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, O2 + 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन ये मिलके बना देता है H2O। अब आप समझ रहे होंगे कि ये H+ कहाँ से आया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोर्स ऑफ H+ is the H2CO3 present in atmosphere। ध्यान से समझिएगा, नहीं बुझाए तो फिर पूछिएगा बाद में। एटमॉस्फेयर में जो H2CO3 है वो कैसे बना होगा, तो वाटर मॉइस्चर भी है एटमॉस्फेयर में और CO2 गैस भी है, ये दोनों मिलके
H2CO3 बनाता है और ये कार्बोनिक एसिड H+ का सोर्स है। यहाँ रिडक्शन हो गया, तो जहाँ रिडक्शन हुआ उसको हम कहेंगे कि वो कैथोडिक स्पॉट है। ये जो स्पॉट हुआ वो कैथोडिक स्पॉट हुआ, और जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ वह एनोडिक स्पॉट हुआ। तो देखिए, तो एनोडिक स्पॉट और कैथोडिक स्पॉट जब हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा, लेकिन सवाल को हम अभी बिना पूछे जवाब दे देंगे कि यहाँ पर आयरन जो है रिएक्टिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ इम्प्योरिटी ज़्यादा था और इसको संयोग से ऑक्सीजन कम मिल रहा था, तो यहाँ पर आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन 2+ बनाया, और वही इलेक्ट्रॉन मूव करते करते एक ऐसे जगह पहुँचा जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा था और वहाँ मॉइस्चर भी था, तो ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर बना दिया और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये जो आयरन है, आयरन 2+, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बना देगा, 2Fe2O3 बना देगा, और ये 2Fe2O3 मॉइस्चर से रिएक्ट करके Fe2O3 इंटू XH2O बना देगा, जो कि रस्ट है, और वो झर के नीचे गिर जाएगा, और झर के नीचे गिरेगा तो यहाँ से धीरे धीरे वो कमज़ोर होना, पतला होना शुरू हो जाएगा रड, और फाइनली यहाँ से वो टूट जाएगा, फाइनली वहाँ से वो टूट जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया, ये समझ लीजिए कि आयरन के रॉड में रस्टिंग कहाँ होती है, जहाँ उसको ऑक्सीजन कम अमाउंट में उपलब्ध होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ रस्टिंग होती है वो कौन सा एरिया होता है, वह एनोडिक एरिया होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोडिक एरिया होगा और वहीं से रॉड टूटेगा भी। सपोज कीजिए कि दीवार में जो कांटी ठोक देते हैं आप और देखते हैं कि कांटी जो दीवार के बाहर है उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, जंग उसके भीतर वाले में लगता है, जो दीवार के अंदर है जंग उस पोर्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा था और उसको ऑक्सीजन कम मिला इसलिए वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, और जहाँ ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में मिला वहाँ रिडक्शन हुआ। तो रस्टिंग कहाँ होती है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए देखिएगा कांटी को उखाड़ के दीवार में से कि जो पोर्शन दीवार के ऊपर था उसमें रस्टिंग एकदम नहीं हुई। रस्टिंग कहाँ होगी, दीवार के भीतर वाले पोर्शन में, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और वो एनोडिक एरिया हो गया। एनोडिक एरिया होने के कारण वहाँ रस्टिंग हुई और रस्टिंग होने से वहाँ से रॉड वो टूटेगा। ठीक वैसे ही मकान में भी जो रॉड निकला हुआ बाहर रहता है उसमें रस्टिंग कभी नहीं होती है, जो रॉड भीतर है पिलर के अंदर है रस्टिंग उसमें होगी। इसलिए मकान बनाने के बाद हमेशा ये ध्यान देना होता है कि जो भी रॉड निकला हुआ उसको एकदम काट दीजिए। अब एक बात और यहाँ से समझ लीजिए, कहना यह है कि अगर ये जो एनोडिक एरिया हम लिख रहे हैं, एनोडिक स्पॉट, ये छोटा हुआ, ध्यान देना, गौर से ध्यान देना कि अगर यह एनोडिक स्पॉट छोटा हुआ और कैथोडिक स्पॉट बड़ा हुआ, मतलब बाहर निकला हुआ पोर्शन ज़्यादा हुआ और अंदर धंसा हुआ पोर्शन कम हुआ कांटी का, कील का, तो इलेक्ट्रॉन का डिमांड ज़्यादा होगा। डिमांड कौन कर रहा है, रिडक्शन जहाँ हो रहा है वो, तो इलेक्ट्रॉन का डिमांड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का डिमांड ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का डिमांड अगर ज़्यादा हुआ रिडक्शन वाले एरिया में, तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा फास्ट होगा, ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होगा और तब रस्टिंग भी बहुत फास्ट होगी। उस केस में कहा जाता है कि तब वो रॉड बहुत जल्दी डिप्लीट कर जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, उसमें रस्टिंग बहुत फास्ट होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी एरिया खुला हो वो कम हो और जो एरिया ढका हुआ है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब रस्टिंग कम होगी। तो एक सेंटेंस पहले मैं लिख लेता हूँ, वो सेंटेंस है कि रस्टिंग कहाँ होता है, रस्टिंग टेक्स प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स,
ऑक्सीडेशन अकर्स दैट इज insufficient amount of oxygen is available। जहाँ insufficient amount of oxygen available होता है, रस्टिंग वहीं होती है और वहीं से रॉड टूटता भी है। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप अपने आसपास में देखते होइएगा कि जो तार का जाली होता है, वायर मेस, वहाँ पर तार कहाँ से टूटता है? जहाँ जॉइंट होता है। तो देखिए ये जॉइंट है, तो जिस जगह पे जॉइंट है वहाँ हवा नहीं पहुँच रही है, वहाँ ऑक्सीजन कम मिल रहा है उसको। तो जहाँ ऑक्सीजन कम मिला वो एनोडिक एरिया हुआ और वहीं रस्टिंग शुरू होगी और वो जॉइंट पर से टूट जाएगा। तो इसलिए रॉड कहीं भी टूटता है, तार की जाली में या कहीं भी, तो जहाँ जॉइंट होता है वहीं से टूटता है, क्योंकि वो एक एनोडिक एरिया होता है। तो जहाँ एनोडिक एरिया होगा रस्टिंग वहीं होगी और वहीं से वो रॉड टूटेगा भी। तो अब हमको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी रस्टिंग तो एकदम नेचुरल फिनोमेनन है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो होगी। लेकिन हम रस्टिंग को घटाना चाहते हैं तो एनोडिक एरिया को बढ़ाएं और कैथोडिक एरिया को घटाएं, ताकि इलेक्ट्रॉन का डिमांड जो है वो कम हो तो सप्लाई भी कम होगा, और सप्लाई कम होगा तो रस्टिंग बहुत स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से हम रस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रस्टिंग की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ था। तो अगर हम सबसे जड़ में जाएं, उसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो हमको करना क्या चाहिए? इस आयरन के रॉड को अल्ट्रा प्योर 100% प्योर कर देना चाहिए। आपने कभी नाम सुना होगा भीम की लाठी, या एक पिलर है यहाँ बिहार में एक जगह है वैशाली, वहाँ एक पिलर है आयरन का पिलर, जिसमें कभी आज तक रस्टिंग नहीं हुई। लोगों का कहना है वो भीम की लाठी है। तो असल में भीम की लाठी होगी, हो सकता है, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, लेकिन वो जो आयरन का पिलर है वो एकदम अल्ट्रा प्योर है, उसमें रस्टिंग नहीं हो सकती है। आपने देख लिया कि रस्टिंग की शुरुआत ही हुई थी इम्प्यूरिटीज़ के कारण। तो अगर रॉड में इम्प्यूरिटीज नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। और हमेशा ध्यान देना है कि अगर घर बना रहे हैं तो रॉड बहुत ज़्यादा नहीं निकला हुआ होना चाहिए, या तो रॉड को पूरा काट दीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा निकला हुआ रहे। ज़्यादा निकला रहेगा तो कैथोडिक एरिया बड़ा होगा, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन का डिमांड ज़्यादा होगा। तो जो रॉड ढका हुआ है उसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, और उसके कारण वो रॉड भीतर से सड़ता जाएगा और आपका मकान धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। तो ये सब बात ध्यान रखना है रस्टिंग में। एक बात देखा होगा आपने, ये जो रस्टिंग है उसके लिए H+ की ज़रूरत हुई, H+। तो एसिडिक मीडियम में रस्टिंग बहुत फास्ट होगी। अगर इसी को हम बेसिक मीडियम कर दें तो रस्टिंग स्लो हो जाएगी, नहीं होगी रस्टिंग। अगर हम किसी खिड़की पर, जैसे टूथपेस्ट बेसिक होता है, तो टूथपेस्ट का लेप चढ़ा दीजिए, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। अगर मीडियम बेसिक हुआ तो रस्टिंग नहीं होगी। उसके लिए एसिडिक मीडियम होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हम दो आपको आयरन का नेल देते हैं, आयरन नेल, और दोनों को अलग अलग कंडीशन में रखना है। इसमें भी आधा पानी भरे हुए हैं और इसमें पूरा पानी भर दिए हैं। इसमें जो कांटी हम आयरन का रखे हैं, नेल, आयरन नेल, वो पूरा का पूरा डूब गया है, और इसमें जो आयरन नेल रखे हैं वो आधा डूबा है और आधा खाली है। तो अब बताइए कि रस्टिंग फास्ट किस में होगी? जो आधा डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम मिलेगा और यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। तो ये एरिया हो गया एनोडिक और ये एरिया हो गया कैथोडिक, रस्टिंग फास्ट होगी। जबकि यहाँ रस्टिंग यहाँ भी होगी लेकिन फास्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उसको बराबर बराबर सारा इन्वायरमेंट मिल रहा है। ऑक्सीजन की अबंडेंस, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वाटर में भी होती है, तो रस्टिंग यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ बहुत फास्ट रस्टिंग होगी। ये ध्यान देना है। रस्टिंग इज कंपेरेटिवली फास्टर। इसमें रस्टिंग जो है वो बहुत फास्ट होगी। और इस तरह से हम लोग रस्टिंग के मैकेनिज्म को अभी तक देखे हैं। अब इस रस्टिंग के
प्रिवेंशन, इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, रस्टिंग को कैसे रोकेंगे, ये एक टॉपिक है। और इसको अभी पढ़ने से हमको लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बहुत डेप्थ में चर्चा नहीं कर पाएंगे ख़त्म करने के जल्दी में। इसको हम लोग हो सकता है तो कल 10-15 मिनट 20 मिनट का क्लास एक अरेंज करेंगे और उसको मैसेज कर दिया जाएगा, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट